खुद को खुश करने के लिए परिवार को खुश करना पड़ता है, परिवार को खुश रखने के लिए समाज का भला करना पड़ता है और समाज का भला करने के लिए देश के लिए सब कुछ करना पड़ता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की हमारी 5वीं कविता घर की याद पढ़ेंगे, जिसको लिखा है राष्ट्रीय आंदोलनकारी साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र ने। उन्होंने देश आज़ाद करवाने के लिए कई आंदोलन किए, कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके कारण कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। 1942 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें अंग्रेजी सरकार ने 3 साल की सज़ा सुनाई। घर की याद कविता कवि ने जेल में ही लिखी थी। एक दिन बहुत जोरों से बरसात हो रही थी। कवि का मन बरसात के साथ साथ और अधिक व्यथित हो रहा था। कवि को अपने घर वालों की याद आ रही थी, अपने घर की याद आ रही थी। वो जेल के अंदर अपने घर वालों को याद करते हुए, अपने परिवार के बारे में बताते हुए अपने भावों को कविता के रूप में लिखते हैं और साथ ही इस कविता के माध्यम से पाठकों को यह संदेश भी देते हैं कि व्यक्ति की ताकत उसका परिवार होता है। उसका परिवार एक व्यक्ति के लिए सब कुछ होता है, लेकिन इससे भी बढ़कर देश सेवा होती है। देश व देशवासियों की सेवा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। सावन का महीना है, घनघोर बरसात हो रही है, जोरों की बरसात हो रही है। कवि अपने घर वालों को याद कर रहे हैं। कवि घर से दूर है, अपने परिवार वालों से दूर है, क्योंकि कवि जेल में बंद है। बरसात के साथ साथ कवि को अपने घर वालों की और अधिक याद आ रही है। वो बहुत दुखी हैं और अपने घर वालों को याद करके उनके अंदर बहुत अधिक उनके प्रति भाव जाग गए हैं और वो ये सारी बातें सावन महीने को बता रहे हैं। कवि ने कालिदास मेघदूत परंपरा का अनुसरण किया है। उन्होंने सावन महीने को संदेशवाहक बनाकर अपने घर भेजा कि मेरे घर जाकर बताओ कि मैं जेल के अंदर खुश हूँ। झूठा संदेश दिया, क्योंकि कवि वहाँ दुखी थे, घर वालों की याद आ रही थी, लेकिन वो सावन महीने को ये संदेश देना चाहते हैं कि घर जाकर मेरे कुशल मंगल का संदेश दो, ताकि घर वाले चिंता न करें, दुखी ना हों। और साथ ही वो अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ परिवार का कितना प्रेम भरा रिश्ता है। उनके माता पिता के बारे में बता रहे हैं कि वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। आज कब? जब कवि को याद आ रही थी घर वालों की, बहुत अधिक बरसात हो रही थी। कवि कहते हैं कि आज मैं जेल के अंदर बंद हूँ, आज बरसात हो रही है, बहुत पानी यानी कि बहुत अधिक बरसात हो रही है। पानी से तात्पर्य बरसात से है। पानी से तात्पर्य कवि के आंसुओं से है। कवि बरसात को देखकर बहुत दुखी होते हैं, उनके आंखों में आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे ही उनको अपने घर वालों की याद आती है। रात भर गिरता रहा, कि सारी रात बरसात होती रही और कवि भी सारी रात जागते रहे और अपने घर वालों को याद करके दुखी होते रहे। प्राण मन घिरता रहा, घिरना कि जिस प्रकार बादल आकाश को घेर लेते हैं फिर बरसात होती है, उसी प्रकार बरसात को देखकर कवि को अपने घर वालों की यादों ने घेर लिया है और उनके मन में दुख उमड़ रहे हैं और बरसात के रूप में उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर होता भंडार, परिपूर्ण। बहुत पानी गिर रहा है कि बहुत अधिक जोरों से बरसात हो रही है। कवि को बहुत अधिक घर वालों की याद आ रही है।
घर नज़र में तिर रहा है। नज़र में तिरना यानी कि आंखों के सामने घर वालों की याद आते रहना। घर वाले सामने ऐसे हम किसी को जब याद करते हैं तो बिल्कुल हमारे सामने वो दिखाई से देने लग जाते हैं। घर यानी घर वाले कि आज बरसात को देखकर कवि कहते हैं कि मेरे मन में मेरे घर वालों की तस्वीरें, उनकी छवि सामने उतर आई हैं। घर की मुझसे दूर है यानी कि मैं आज जेल के अंदर बंद हूँ, आज मैं घर वालों के पास नहीं हूँ। घर खुशी का पूर है जो, यानी कि मेरा घर जो खुशियों से भरा हुआ है। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप होता है दुख। अपने घर वाले सदस्यों के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि घर के घर में यानी कि मेरे घर में 4 भाई हैं, मेरे कवि के 4 भाई हैं। मायके में बहन आई और आज मेरी बहनें अपने मायके में आई होंगी, पीहर आई होंगी, क्योंकि सावन का महीना है। एक तो सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आती है। दूसरा, अब कवि जेल के अंदर बंद हैं तो घर वालों को सांत्वना देने के लिए उनकी बहनें घर में आई होंगी। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि घर में 4 भाई हैं और आज मेरी बहनें भी उनके साथ हैं, वो भी मायके में आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, कि बहन अपने पिता के घर आई है। हाय रे, कवि ने दुख प्रकट करते हुए, पीड़ा प्रकट करते हुए हाय शब्द का प्रयोग करके कहा कि परिताप की दुख के घर। कवि ने अपने घर को दुख का घर बताया है, क्योंकि कवि जेल के अंदर बंद है और इसका दुख उनके परिवार वालों को बहुत अधिक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि घर में सभी आज दुखी हैं। घर खुशी का पूर है, जो इससे पहले वाली पंक्ति में कवि ने बताया था कि इससे पहले हमारा घर खुशियों से परिपूर्ण था, सभी आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। आज वो दुखों का घर हो गया है, क्योंकि आज मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं जेल के अंदर हूँ। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। घर के घर में सब जुड़े, जुड़े होता है इकट्ठे हुए, कि आज हम मेरे घर में सभी इकट्ठे हुए होंगे। सब की इतने यानी कि इससे पहले या बाद में इतने इकट्ठे कब होते हैं, या तो कोई उत्सव त्यौहार होता है तब होते हैं, या आज वो इकट्ठे हुए होंगे एक दूसरे का दुख बांटने के लिए, एक दूसरे को धीरज बंधाने के लिए। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, अपने भाइयों और बहनों के साथ प्रेम भरा रिश्ता बताते हुए कवियाँ बताते हैं कि मेरे 4 भाई और 4 बहिनें हैं और मेरे भाई भुजाओं के समान हैं। शरीर में भुजाएं शक्ति का रूप होती है, तो कवि ने भाई को एक शक्ति के रूप में माना है कि भाई की ताकत होती है। प्यार बहिनें, कि बहिनें प्यार का रूप होती है, जीवन में प्यार बांटती हैं बहिनें। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसके गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरी माँ बिन पढ़ी यानी कि अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, गढ़ी होता बनाया हुआ, कि जैसे मेरी माँ दुखों के लिए ही बनाई गई है, यानी कि कवि की माँ ने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर, कि माँ के आंचल में अगर हम चले जाएं, माँ की गोद में अगर सिर रख लेते हैं तो फिर किसी चीज़ का दुख नहीं होता। कवि कहते हैं कि मेरी माँ इतनी प्रेम से भरी हुई है कि मैं उसकी गोद में अगर सिर रख लेता हूँ तो सभी दुख दूर हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पसारा। स्नेह धारा प्रेम रूपी धारा, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है कि मेरी माँ का जो स्नेह रूपी धारा है, मेरी माँ की जो प्रेम है, जो ममता है, वो इतनी अधिक है कि यहाँ तक, यहाँ कहाँ, जेल के अंदर पसारा की फैली हुई है, कि मेरी माँ की ममता और प्रेम रूपी धारा
इतनी अधिक है कि वो आज तक यहाँ मैं जेल के अंदर महसूस कर रहा हूँ। माँ का वास्तव में प्रेम ऐसा ही प्रेम होता है कि हम कहीं भी चले जाओ, उनका प्रेम कम नहीं होता, उसको हम महसूस कर सकते हैं। यही बात कवि यहाँ बता रहे हैं। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि फिर वर्णन कर रहे हैं अपनी माँ का कि वो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, कि उसको लिखना नहीं आता। किसको? कवि की माँ को। अगर कवि कहते हैं कि मेरी माँ को लिखना आता, पढ़ना आता, तो वो मेरे लिए पत्र लिखती, मैं मेरी माँ का हाल चाल पूछ लेता पत्र पढ़कर। मैं माँ को पत्र लिखता, माँ मेरा पत्र पढ़ती तो मेरा हाल चाल जान लेती। इसीलिए कवि दुख प्रकट कर रहे हैं कि माँ के बारे में मैं अधिक जान नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। आपस में हम एक दूसरे को पत्र भी नहीं लिख सकते। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बुढ़ापा एक क्षण, एक पल के लिए भी व्याप्ता होता हावी, कि पिताजी ने बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक मिनट के लिए भी उनके ऊपर बुढ़ापा असर नहीं कर रहा। वो अभी भी जवान की तरह हैं, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, कि वो अभी भी युवाओं की तरह दौड़ लगाते हैं। इतनी स्फूर्ति है उनके अंदर। अभी भी खिलखिलाएं, खिलखिलाएं, जोर जोर से हंसना, कि व्यक्ति जोर जोर से कब हंसता है? जब बहुत अधिक खुश होता है। कि मेरे पिताजी के अंदर इतनी ताकत है, इतना जोश है, इतनी उमंग है कि वो अभी भी खिलखिला कर हंसते हैं, युवाओं की तरह दौड़ लगाते हैं। बुढ़ापे को एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने ऊपर उन्होंने हावी नहीं होने दिया। मुहावरों का भी कवि ने सुंदर प्रयोग इसके अंदर किया है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है। छंदबद्धता है, आरोह अवरोह आपस में मिल रहे हैं, गति यति बड़ी सुंदर कवि ने की है, तो छंदबद्ध रचना है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। खिलखिलाकर हंसना, बहुत जोर से हंसना। जहाँ मुहावरेदार भाषा होती है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इस कविता के अंदर लक्षणा और अभिधा दोनों शब्द शक्तियाँ हैं। पूरी कविता के अंदर करुणता का भाव है। कवि अपने परिवार वालों को याद करके बहुत दुखी हैं, तो करुण रस है और प्रसाद गुण है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, यानी कि पीछे से स्वर मिल रहे हैं। स्वर में त्रि अलंकार है, पद में त्रि अलंकार भी है। इस रचना के अंदर मेरी मेरी आपस में पद भी मिल रहे हैं। पद में त्रि, स्वर में त्रि, अनुप्रास अलंकार है, सने धारा में रूपक अलंकार है। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। मौत के आगे न हिचकें, बहुत सुंदर मुहावरों का कवि ने प्रयोग किया है। लाक्षणिकता का प्रयोग कवि ने किया है कि मौत के आगे न हिचकना, यानी कि मौत के आगे न डरना। कि मेरे पिताजी के अंदर इतनी शक्ति, इतने निडर हैं कि वो मौत को देखकर भी नहीं डरते। सामने मौत हो तो उससे भी ना डरे। शेर के आगे न बिचकें, कि शेर को देख करके भी वो भागते नहीं हैं, बिचकते नहीं हैं, उनसे दूर नहीं हटते। कहने का तात्पर्य कवि का है कि मेरे पिताजी निडर हैं, वो किसी से नहीं डरते, किसी काम से या कौन से भी कर्म से वो पीछे नहीं हटते। बोल में बादल गरजता, कि जब भी मेरे पिताजी बोलते हैं बिल्कुल बादल की तरह गर्जना होती है, कि बड़े गंभीर हैं पिताजी। काम में झंझा लरजता, झंझा होता तूफान, लरजता कांपता, कि जैसे तूफान आता है तो उसके सामने सभी कांपने लग जाते हैं। और मेरे पिताजी काम इस प्रकार करते हैं कि उनके आगे जैसे सब कुछ हिल रहा है। इतने स्फूर्ति के साथ, इतनी जोश के साथ वो काम करते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर।
कवि ने अपने पिता के दैनिक कार्यों का वर्णन किया है यहाँ पर। आज कब, जब कवि जेल में बंद थे, घर वालों को याद कर रहे थे, तो कवि ये सावन के महीने को बता रहे हैं कि आज मेरे पिताजी ने सुबह नहा धोकर उठकर गीता का पाठ किया है। धार्मिक प्रवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं अपने पिता की, उठ करके नहा धो करके गीता का पाठ किया होगा। दंड 260 करके कि व्यायाम भी किए होंगे, दंड भी लगाए होंगे 260 रोजाना की तरह। खूब मुगदर हिला लेकर, मुगदर एक व्यायाम करने का साधन होता है कि उस मुगदर से अपने व्यायाम किए होंगे। मूठ उनकी मिला लेकर, मुगदर पकड़ने के लिए ऐसे दोनों हाथों से ऐसे अंगूठों को मिला करके इसको जोर से घुमाया जाता है, उसको मूठ बोलते हैं। कि दोनों ऐसे मूठ मिलाकर मुगदर को हिलाकर पूरे जोरों से उन्होंने अपने व्यायाम किए हैं। 260 दंड निकाले हैं, नहा धोकर गीता का पाठ किया है। कि पिताजी अपने कर्म में विश्वास रखने वाले हैं। चाहे घर में खुशी का माहौल हो, चाहे दुख का माहौल है, कि आज घर में सभी मिले हुए हैं, मेरे वहाँ न रहने से सभी दुखी हैं, लेकिन वो अपने नियमित रूप से अपने कार्य उन्होंने ज़रूर किए होंगे। यही बात कवि यहाँ बता रहे हैं। मुगदर, मूठ, ये देश शब्द कवि ने यहाँ प्रयोग किए हैं। जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। कि जब पिताजी अपने व्यायाम करके नीचे आए होंगे ऊपर से, तो नैन जल से यानी कि आँखों से आंसू छाए होंगे, कि आँखों से आंसू निकल आए होंगे। जब उन्होंने नीचे देखा कि सभी नीचे खड़े हैं, लेकिन मैं यानी कि भवानी वहाँ नहीं है, तो भवानी को वहाँ न पाकर कवि अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे पिताजी नीचे आते ही मेरे को वहाँ न पाकर रोने लग गए होंगे। और कवि ने यह बातें सावन महीने को बताते हुए भी हाय शब्द का प्रयोग करके फिर दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि पानी गिर रहा है, यानी कि उनके पिताजी रो रहे हैं। घर नज़र में तिर रहा है, कि मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है, उनकी स्मृतियां मेरे आंखों के सामने तैर रही है। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। फिर से वही लाइन कवि ने यहाँ दोहराई है कि 4 भाई 4 बहिनें, कि मेरे 4 भाई और 4 बहिनें हैं। भाई भुजाओं के समान मेरी शक्ति है, प्यार मेरे जीवन में बांटने वाली मेरी बहिनें हैं। दोबारा से लाइनों प्रयोग करके कवि फिर अपने जीवन में अपने भाई और बहनों की अहमियत बता रहे हैं। कि खेलते या खड़े होंगे, कि जैसे ही पिताजी नीचे आए होंगे व्यायाम करके और उनके आंखों में आंसू आए होंगे, तो वो नीचे मेरे जो भाई और बहन वहाँ इकट्ठे हुए हैं आज घर में, या तो वो खेल रहे होंगे, मजाक हंसी मजाक कर रहे होंगे, या एक दूसरे इधर उधर खड़े होंगे। नज़र उनको पड़े होंगे, उनको किनको? भवानी के पिताजी को। कि जैसे ही नीचे आए होंगे नज़र उन पे, कि उन भाई और बहनों को मेरे पिताजी ने देखा होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि जो पिताजी बुढ़ापे के अंदर भी बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, एक क्षण के लिए उन्होंने कभी बुढ़ापे का असर अपने ऊपर नहीं दिखाया। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वां कौन यहाँ पर? भवानी। कि आज भवानी यानी कि कवि कहते हैं कि मेरे को याद करके वो रो पड़े होंगे, मेरे से इतना पिताजी प्रेम करते हैं। और कवि ने एक पिता के हृदय का वर्णन किया है कि पिता कितना भी कठोर क्यों ना हो, जैसे दुख में भी वो अपने दैनिक कार्य कर रहे थे, कभी भी बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बिल्कुल युवाओं की तरह वो काम करते थे, इतने कठोर थे, किसी चीज़ से नहीं डरते थे। लेकिन एक संतान के आगे उनका हृदय पिघल जाता है। यही बात कवि यहाँ बता रहे हैं कि मेरे को वहाँ न पाकर मेरे पिताजी रोने लग गए होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। 5वां
कौन यहाँ पर? कवि, क्योंकि 4 उनके भाई थे और 5वां कवि अपने आप को बता रहे थे। 5 भाई थे कवि और उनके दूसरे भाई। मैं हूँ अभागा। अभागा कवि ने खुद को कहा है कि मैं अभागा हूँ। अभागा क्यों कहा है? कि भाग्यहीन हूँ, क्योंकि मैं आज जेल के अंदर हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, इसलिए कवि ने खुद को अभागा कहा है। जिसे सोने पर सुहागा, सोना बहुत अधिक अच्छा, सोने पर सुहागा उनसे भी अच्छा। कि मेरे पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहते थे। सोने के जैसे वो 4 भाई थे कवि के, और उनके ऊपर सुहागा भवानी था। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, कि मुझे पिताजी उन भाइयों से भी अधिक श्रेष्ठ मानते थे और मुझ पर प्यार में बहते रहे हैं, यानी कि मुझ पर बहुत प्यार लुटाते थे। आज उनके सवर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें एटे। हेटे होते हैं गौण, बिल्कुल तुच्छ। सवर्ण बेटे, सोने के समान बेटे, कवि के 4 भाई, कि आज वहाँ मैं नहीं हूँ, और जो मेरे 4 भाई हैं जिनको कवि के पिताजी सोना कहते थे, वो आज उनको छोटे लगे हैं, गौण लगे हैं, कुछ नहीं लग रहे, क्योंकि भवानी उनके साथ नहीं है। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। बंधा बैठा हूँ यानी कि मैं जेल के अंदर बंद हूँ, भाग्यहीन हूँ, आज मैं अपने परिवार के साथ नहीं। मेरे पिताजी जिनको सुहागा यानी कि उनसे मुझको श्रेष्ठ बताते थे, आज अगर मैं उनके साथ नहीं हूँ तो आज वो सोने के समान वाले बेटे भी उनको बहुत कम नज़र आ रहे हैं, वो उनको बिल्कुल तुच्छ नज़र आ रहे हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अपने माँ के बारे में कवि यहाँ बता रहे हैं, और साथ ही यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घर के अंदर अगर कोई परेशानी होती है, कोई संकट की घड़ी होती है, तो एक दूसरे को परिवार के लोग धीरज बंधाते हैं। किस प्रकार? कवि कहते हैं कि मेरी माँ ने जब पिताजी की आंखों में आंसू देखे होंगे तो उनको धीरज बंधाते हुए कहा होगा कि आप रो क्यों रहे हो, दुख कितना बहा होगा। जो ये बात माँ उनको धीरज बंधा रही है कि आप क्यों रो रहे हो भाई, तो माँ ने पता नहीं कितने ही अपने दुखों को अपने मन के अंदर दबा कर यह बात कही होगी, क्योंकि माँ का कलेजा है, वो भी तो बहुत दुखी थी, वो भी रोना चाहती है, लेकिन वो पिताजी को धीरज बंधाना चाहती है। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। धीरज बंधाती हुई कवि कहते हैं कि मेरी माँ ने पिताजी को कहा होगा आँख में किस लिए पानी, यानी कि आप क्यों रो रहे हो, वहाँ कहाँ जेल में, कि भवानी जेल के अंदर ठीक ठाक है, आप उनकी याद में मत रो। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लेक ही है। लेक होती है परंपरा। कवि की माँ कवि को पिताजी को ये कह रही होंगी, कवि जेल के अंदर सोच रहे हैं कि माँ ने जैसे ही पिताजी की आंखों में आंसू देखे होंगे तो वे धीरज बंधाते हुए उन्हें कहती होंगी कि भवानी तुम्हारा मन जान कर गया था, आप भी तो चाहते थे कि देश के लिए मेरे बेटे कुछ करें, तो भवानी ने आपका मन समझकर ही आंदोलन में भाग लिया है और वो देश के लिए कुछ कर रहा है। और अपनापन समझकर, अपनापन, अपनापन किसके लिए, देश और देशवासियों के लिए, कि अपने देश को अपना मानकर, देश के लोगों को अपना मानकर वो वहाँ जेल में गया है। और गया है सो ठीक ही है, कि अगर जेल के अंदर गया है तो इसमें बुरी बात कौन सी है, कौन सा बुरा है इसमें। यह तुम्हारी लीक ही है, यानी कि यह तुम्हारी परंपरा है। तुम्हारे बेटे ने कोई परंपरा नहीं तोड़ी, वो तो परंपरा निभा रहा है। तुम्हारी लीक कवि ने यहाँ क्यों लिखा है, तो कवि बताना चाहते हैं कि कवि के दादा और पिताजी भी देश सेवा कर रहे थे और वही काम कवि कर रहे हैं। तो कवि की माँ ने, कवि कहते हैं कि ये कहा है पिताजी को कि तुम्हारी परंपरा का पालन कर रहा है। पाँव जो पीछे अटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पाँव को पीछे हटाना यानी डर कर के पीछे हट जाना,
कोख को लजाना यानी कि कोख को शर्मसार करना। मुहावरों का सुंदर प्रयोग है लक्षणा शब्द शक्ति। कवि कहते हैं कि मेरी माँ ने पिताजी को धीरज बंधाते ये कहा है कि अगर भवानी पीछे हट जाता, देश के लिए कुछ नहीं करता, आंदोलन को छोड़कर भाग जाता, तो मेरी कोख को लजाता, यानी कि मुझे इस बात की शर्म होती कि कैसा बेटा जन्म दिया है जो डर के भाग गया। एक जवान लड़का होकर इस तरह से डर रहा है। इस तरह हो न कच्चे, कच्चे होने का मतलब इस तरह दुख प्रकट मत करो, अपने मन को कठोर रखो। रो पड़ेंगे और बच्चे कि आप अगर कमज़ोर पड़ जाओगे तो जो बाकी बच्चे हैं हमारे वो तो रो पड़ेंगे आपको देखकर, वो तो भवानी को याद करके फिर और अधिक रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। और पिताजी ने, कवि कहते हैं कि ऐसा कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हाय कितना सहा होगा, इस लाइन का सरल अर्थ सबसे अंतिम पंक्ति के अंदर हम करेंगे कि पिताजी ने कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, कहाँ है मेरी आंखों में आंसू, वो तो वैसे ही निकल आए। इस तरह मेरी माँ को वापस धीरज बंधाते हुए उन्होंने कहा होगा कि धीरज मैं कहाँ खो रहा हूँ। और जो ये बातें जब मेरे पिताजी ने ऊपर से कही है और हृदय ही हृदय के अंदर वो मेरे को याद करके रो रहे हैं, तो पता नहीं हाय कितना सहा होगा कि उन्होंने अपने मन के अंदर उस असहनीय दुख को पता नहीं कैसे दबा कर रखा होगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। यानी कि भवानी को याद करके उनके भाई और बहन भी दुखी हैं और उनके पिताजी भी उनको याद करके रो रहे हैं और उनकी माँ भी अंदर ही अंदर रो रही है भवानी को याद करके, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ ढांढस बंधा रहे हैं कि धीरज रखो, भवानी देश के लिए कुछ कर रहा है। तो फिर भवानी सावन महीने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। संबोधन शैली का प्रयोग हम कह सकते हैं, जब भी संबोधन किसी को करते हैं तो वह संबोधन शैली होती है कि हे सजीले हरे सावन। सावन का महीना हरा भरा होता है, नए नए फूल निकले होते हैं, पत्ते निकले होते हैं, सुगंधित हवा चलती है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। पुण्य पावन पवित्र कई धार्मिक पर्व वहाँ आते हैं, सावन के महीने को पवित्र माना जाता है। तो कवि ने कहा कि हे हरे भरे सजे हुए हे पवित्र सावन, तुम बरस लो, यानी कि तुम कितनी भी बरसात कर लो, वे न बरसे। वे कौन, यहाँ पर कवि के परिवार वाले। बरसे यहाँ कौन, कि वो रोए ना, कि आप चाहे कितना भी बरस लो लेकिन मेरे घर वाले वहाँ ना बरसें। पांचवें को वे न तरसे, यानी पांचवा यहाँ भवानी की मेरे को याद करके वो रोए ना, वो ना तड़फे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है, विरस जिसमें कुछ रस न हो, आनंद रहित। कवि ने बस शब्द का 4 बार प्रयोग किया है और चारों ही बार इसका अलग अलग अर्थ है। 2 या 2 से अधिक बार एक ही शब्द आ जाए और उसके अलग अलग अर्थ निकले। जब कविता में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ जाए और उसके अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। पहले बस का अर्थ है केवल, सांत्वना देने के लिए कवि ने यहाँ लिखा है कि मैं मज़े में हूँ, यानी कि मैं जेल के अंदर ठीक हूँ, सही है, कोई तकलीफ नहीं है, घर नहीं हूँ बस यही है। सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं कि केवल घर पर ही नहीं हूँ, यही बात है, और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं जेल के अंदर, किंतु यह बस यहाँ सब्र के लिए,
कि जो यह मेरी सब्र है, जो मैंने मेरे दुख और पीड़ा को सब्र के रूप में बांध रखा है, बड़ा बस है कि यह मेरी चरम सीमा है। इसी बस से जो मेरी ये सब्र है सभी विरस है, यानी कि सभी आनंद से रहित है। इसी कारण सभी दुखी हैं। किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। किंतु उनसे किनसे? घर वालों से। कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप घर पे जाके ये बता देना कि मैं मजे में हूँ, सही हूँ, लेकिन मेरे दुख चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, बिल्कुल उसमें आनंद नहीं है, बिल्कुल मैं खाली हो चुका हूँ, बिल्कुल टूट चुका हूँ, ये वाली बातें मत बता देना। किंतु उनसे ये न कहना, पीछे वाली पंक्तियों की कवि बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि मेरा दुख असहनीय हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे अंदर, ये बात घर वालों को मत बताना। उन्हें देते धीर रहना, यानी कि उन्हें धीरज बंधाते रहना, और उन्हें ये बता देना कि मैं लिख रहा हूँ, यानी कि मैं बाहर भी लेखन कार्य कर रहा था और यहाँ जेल के अंदर भी अपना लेखन कार्य कर रहा हूँ। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, बाहर भी मैं बड़े बड़े ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वो पढ़ रहा था, अंदर भी पढ़ रहा हूँ जेल के अंदर, तो कोई तकलीफ नहीं है मेरे। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। शोक दुख। कवि सावन को कह रहे हैं कि मेरे घर वालों को कुशल मंगल का समाचार सुनाना, उन्हें बताना कि मैं यहाँ जेल के अंदर काम भी करता हूँ, नाम करता हूँ, कि आपका नाम कर रहा हूँ। लोग ये कहेंगे कि भवानी देखो अपने माता पिता का कैसा लड़का है जो देश के लिए काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ जेल के अंदर। चाहते हैं लोग कहना, कि यहाँ जेल के अंदर लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, कि आप दुख प्रकट मत करना कि वहाँ कोई समझने वाला भवानी को है या नहीं, मुझे यहाँ लोग समझते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं, आप दुख प्रकट मत करना बस। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कवि कहते हैं सावन को संबोधित करते हुए कि घर जाओ और कुशल मंगल का समाचार दो, घर वालों को धीरज बंधाओ, वो मेरे लिए रो रही हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, यानी कि बहुत मज़े में हूँ, मस्ती कर रहा हूँ जेल के अंदर, जो मुझे अच्छा लग रहा वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। कातने में व्यस्त हूँ मैं, यानी कि मैं यहाँ पर चरखा काट रहा हूँ, गांधी जी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ, जेल के अंदर भी मैं चरखा काट रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। यहाँ कवि ने अपने खुद के बारे में बात की है, और जब खुद के बारे में कोई लिखता है वहाँ आत्मकथात्मक शैली होती है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग कवि ने कविता के अंदर किया है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग भी कवि ने किया है। दृश्य बिंब बड़ा सुंदर शब्दों से प्रस्तुत हमारी आंखों के सामने कवि ने किया है। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कि मैं यहाँ खाना बहुत अच्छे से खा रहा हूँ, ढेर यानी कि बहुत अधिक, कि बहुत अच्छा और बहुत अधिक भोजन मुझे जेल के अंदर मिल रहा है, और मेरा वजन भी 70 शेर हो गया है, मेरी सेहत भी बहुत अच्छी है यहाँ जेल के अंदर। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, कि यहाँ खेलता भी हूँ, कूदता हूँ, यानी कि हंसी मजाक करता हूँ, यहाँ पर खुलकर रहता हूँ, कवि कहना चाहते हैं। हे सावन, हे पुण्य पावन, दुखों का सामना मैं डटकर करता हूँ, ये बात मेरे घर वालों को बता देना कि मैं यहाँ बहुत मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं वो सही ढंग से यहाँ कर रहा हूँ। यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, अस्त होना मुरझा जाना, बिल्कुल बिना
प्राणों के हो जाना। तो कवि जेल के अंदर बिल्कुल मुरझा चुके थे, उन्हें कुछ यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, घर वालों की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो बात वो घर वालों को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसे ही उनको पता चलेगा कि भवानी तो बिल्कुल मुरझा गया, वहाँ खाना नहीं खा रहा ढंग से, ना वहाँ खेल कूद कर रहा है, ना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो घर वाले चिंता करेंगे, सभी घर वाले दुखी हो जाएंगे। कवि घर वालों को दुखी करना नहीं चाहते, अपने दुख घर वालों को नहीं बता रहे कवि, इसीलिए सावन को कह रहे हैं कि घर पर जाकर मेरे मस्ती का संदेश देना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। हाय रे, कवि दुख प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा न कह देना, ऐसा कौन सा कुछ न कह देना कि मैं अस्त हूँ, मुरझा गया हूँ, मेरे अंदर अब जान ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती मेरे को कुछ करने की। है कि जो वैसा न कहना, है कौन सा है कि कवि का जेल के अंदर मन नहीं लगता था, कवि को जेल के अंदर नींद नहीं आती थी, कवि को जेल के अंदर भूख नहीं लगती थी, घर वालों को याद कर रहे थे, जेल के अंदर यातनाएं दी जा रही थी मानसिक और शारीरिक, जिसके कारण कवि बिल्कुल टूट चुके थे। तो कवि यही बता रहे हैं कि वो बात घर वालों को मत बता देना, है कि जो वैसा, कहने का तात्पर्य कवि का है कि जो सच्चाई है वो मत बता देना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कि सारी सारी रात जागता हूँ, नींद नहीं आती, आदमी से भागता हूँ, यानी कि आदमी से मैं बातचीत, किसी भी व्यक्ति को मिलना पसंद नहीं करता, कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात मेरे घर वालों को हे सावन मत बता देना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कि ये बात हे सावन मत बता देना कि मौन यानी मैं चुपचाप रहता हूँ, किसी से बात नहीं करता, ये बात मेरे घर वालों को कभी मत बताना। खुद ना समझूं यानी कि मैं अपने आप को भी भूल गया, अपने आप को भूलना यानी कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, मैं भूलता जा रहा हूँ, ये बात घर वालों को मत बता देना, वरना वो चिंता करेंगे। देखना कुछ बक न देना, बकने का मतलब है कि ऐसा वैसा कह देना, उन्हें कोई शक न देना, शक का मतलब कि आप कहीं बताते हुए कोई मुंह से कुछ बक यानी कि कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो बड़े समझदार है मेरे घर वाले, समझ जाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है, भवानी वहाँ सही नहीं है, तो बड़ी सजगता और समझदारी से बात बताना मेरी। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। फिर से सावन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे हरे भरे, हे सजीले सावन, हे पवित्र पुण्य सावन, तुम कितनी बरसात कर लो, लगातार बरस लो, सारी रात बरस लो, लेकिन मेरे लिए वो एक मिनट के लिए भी ना बरसे, यानी कि मेरे लिए रोए ना। पांचवें को वे न तरसे यानी मेरे को याद करके वो न तड़फें। आशा है कि आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।